हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। हमने नाभिकीय विखंडन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। उसके बाद में उस पर बेस्ड हमने न्यूक्लियर रिएक्टर को भी काफ़ी अच्छे से स्टडी कर लिया था। अब आज जो हम स्टडी करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय संलयन। देखो, न्यूक्लियस के अंदर 2 टाइप की रिएक्शंस होती है बच्चों। फर्स्ट इज नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन, और सेकेंड इज नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। विखंडन का मतलब होता है, देखो नाम से पता चल रहा है कि विखंडित होना, यानी कोई भी जो भारी नाभिक होता है वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, 2 हल्के नाभिकों में, समान आकार के हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। और जब इसके ठीक विपरीत, जब कोई एकदम हल्के नाभिक क्या करते हैं, परस्पर जुड़ जाते हैं स्टेबिलिटी को पाने के लिए, तो इस टाइप का जो रिएक्शन रहता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन। तो इसकी डेफिनेशन आपको बुक में काफी अच्छे से दे रखी है, तो उससे हम लोग एक बार डेफिनेशन को रीड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास में डेफिनेशन है, जब 2 हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं ये प्रोसीजर होता कैसे है। देखो बच्चों, 2 हल्के नाभिकों को हमें जोड़ना है, तो सपोज करा हल्के नाभिक के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया, 2 हाइड्रोजन के मेरे पास में क्या है, न्यूक्लियस है। अब ये दोनों जब जुड़ेंगे, इन दोनों की रिएक्शन से मुझे क्या मिलेगा, एक भारी नाभिक, कोई भी एक दूसरा नाभिक मिल जाएगा, जिसको मैंने मान लिया कैपिटल X। इसका मैं सपोज कर रही हूँ वेट मेरे पास में 1 kg है, और इसका भी मास मेरे पास में क्या है, 1 kg। जस्ट सपोज किया है मैंने कि इन दोनों का मास कितना है, 1 kg। तो अकॉर्डिंगली जब ये दोनों जुड़ते हैं तो इन दोनों के मास को भी क्या होना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए एज अ प्रोडक्ट। तो बट एज अ प्रोडक्ट मुझे अकॉर्डिंगली तो कितना मिलना चाहिए, 2 kg मिलना चाहिए, बट एक्चुअल में मुझे कितना मिलता है, सपोज करो मुझे 1.8 kg ही मिला। यानी मास के अंदर क्या आ रही है, डिफिशियंसी आ रही है 0.2 kg की। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये मास के अंदर जो डिफिशियंसी है, यही डिफिशियंसी मतलब कुछ ना कुछ मास क्या हो रहा है, यूज आ रहा है, कुछ ना कुछ मास क्या हो रहा है, डिफिशियंट हो रहा है, उसकी क्षति हो रही है, तो ये मास जा का रहा है। यही मास अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन मास एनर्जी लॉ कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और E इज इक्वल टू mc², वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट रे इन स्पेस। ठीक है, यानी कि यही जो 0.2 kg मास है वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी के अंदर। इसीलिए नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के अंदर क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी कहाँ से आई वो आप लोगों को पता चल गया। नाभिकीय विखंडन में जो एनर्जी आती थी वो न्यूट्रॉनों के उससे फिजन की वजह से आती थी, और यहाँ पर जो एनर्जी कहाँ से आती है, ये जो मास है वही किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो, कुछ कंडीशंस है न्यूक्लियर फ्यूजन को होने के लिए। सिंस ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो है कैसे नाभिकों के अंदर होता है, बहुत ही हल्के नाभिकों के अंदर होता है। हल्के नाभिकों में होने का मतलब है कि उनका आकार भी, उनका शेप भी कैसा होगा, छोटा होगा। ये सपोज करो मेरे पास में कोई न्यूक्लियस है जिसपे चार्ज है प्लस, और ये भी सपोज करा मेरे पास में कोई न्यूक्लियस है जिसपे चार्ज है प्लस। दोनों का आकार कैसा है, काफी छोटा है। यानी कि इसके बीच, इनके न्यूक्लियस के प्रोटोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो भी काफी कम रहेगा। सिंस ये डिफरेंस काफी कम है, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा मेरे पास में, न्यूटन्स रिपल्शन फोर्स। न्यूटन्स रिपल्शन फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा। तो मुझे कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से ये जो न्यूटन्स रिपल्शन फोर्स है वो क्या हो जाए, काउंटरएक्ट हो जाए, ये वर्क नहीं कर पाए। क्योंकि अगर ये रिपेल करेगा तो ये कभी भी, ये नाभिक क्या नहीं कर सकते, फ्यूज नहीं हो सकते, जुड़ नहीं सकते। तो इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमारे पास में 3 कंडीशंस हैं। कौन कौन सी कंडीशंस है वो हम देखते हैं। तो हमारी पहली कंडीशन है, जो हमारा न्यूटन्स रिपल्शन है उसको मुझे काउंटरएक्ट करना है, तो उसके लिए जो एनर्जी होनी चाहिए न्यूक्लियस की, एनर्जी विल बी इक्वल टू 0.1 MeV, यानी कि 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के संगत क्या होनी चाहिए। ऑलरेडी मेरे पास में न्यूक्लियस की एनर्जी होनी चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर इतनी गतिज ऊर्जा होनी चाहिए। एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। इसके साथ में जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन कहती है कि ये जो होना चाहिए रिएक्शन, वो होना चाहिए काफी हाई टेम्परेचर पर।
हाई टेम्परेचर, और लगभग कितना टेम्परेचर, 10⁸ केल्विन का टेम्परेचर के उस पे होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये कहती है हाई टेम्परेचर के साथ में ये इसके लिए मुझे हाई प्रेशर भी चाहिए, और ये रिएक्शन हाई प्रेशर पर होनी चाहिए। अब ये तीनों कंडीशंस को एक साथ के अंदर फुलफिल करवाना काफी मुश्किल है, और अर्थ पर तो बिल्कुल आप समझ लो इम्पॉसिबल है, क्योंकि 10⁸ केल्विन टेम्परेचर यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर होता है। अर्थ पर ये टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी जो रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को अभी तक नाभिकीय संलयन का हमारे पास में क्या है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शन के अंदर एनर्जी तो रिलीज होती है, बट सिंस ये इतने हाई टेम्परेचर पर और इतनी हाई एनर्जी इनिशियली इसको रिक्वायर्ड होती है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय संलयन का या न्यूक्लियर फ्यूजन का अब तक हमारे पास में नहीं है। अब देखो इसकी एक और नाम से इसको बुलाया जाता है, सिंस ये रिएक्शंस क्या रहती है, काफी हाई टेम्परेचर पर होती है, तो इसीलिए इनको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। तो कई बार आपको थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना, कई बार आपको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन के नाम से भी दे देगा, या हिंदी में हम इसे कहेंगे ताप नाभिकीय अभिक्रिया। कई बार इसको ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, और कई बार इसको न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। तो देखो अब कंडीशंस तो हमारे पास में आ गई, अब इन कंडीशंस के लिए को देखते हुए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशंस भी देखने पड़ेंगे। तो इन सब के लिए एक सॉल्यूशन है, वो हम देखते हैं क्या सॉल्यूशन है हमारे पास में। तो सॉल्यूशन के फॉर्म में हमने क्या लिया, हमको दो प्रोटॉन्स को साथ में क्या करवाना है, रिएक्ट करवाना है बेसिकली। तो हमने लिया है भारी हाइड्रोजन, और जिसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम, इसको कैपिटल डी से मैंने डिनोट कर दिया है। तो ड्यूटेरियम के अंदर क्या रहता है, एक मेरे पास में न्यूट्रॉन रहता है और एक क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2H1 से, यानी कि प्रोटॉन इसके अंदर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर तो क्या है, 1 है, और इसमें एटॉमिक वेट क्या है, इसका 2 है। ये क्या है, आइसोटॉप है मेरे पास में किसका, हाइड्रोजन का। इसके अंदर दो न्यूक्लियस के अंदर इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन रहता है, जबकि हाइड्रोजन के अंदर, या फिर जो हमारे पास में सिंपल हाइड्रोजन है उसको हम लोग प्रोटियम भी कहते हैं, यानी कि उसके अंदर जस्ट क्या रहता है, एक प्रोटॉन रहता है। तो जब मैं क्या करती हूँ, दो ड्यूटेरियम को डी रिएक्शन करवाती हूँ, मैंने फर्स्ट रिएक्शन ले ली डी रिएक्शन, तो मेरे पास में देखो बच्चों दो केस बनते हैं। क्या केस बन सकता है, देखो यहाँ पर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन है, वो क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, अगेन एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन से। तो फर्स्ट केस क्या हो सकता है, फर्स्ट केस ये बन सकता है कि दो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिल जाए और वो इमिट कर दे एक न्यूट्रॉन को, यानी कि इस केस में रिएक्शन कैसे हुई हमारी, 2H + 2H विल बी कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पर देखो एटॉमिक वेट मेरा कितना आ गया, 3, एटॉमिक वेट मेरे पास में आ गया है 3, और मेरे पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या बचा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 किसके अंदर होता है, मेरे पास में हीलियम के पास में, यानी कि हीलियम का एक मेरे पास में नाभिक बन जाएगा, लेकिन उसका जो एटॉमिक वेट है वो कितना रहेगा, 3 रहेगा, 2He3 प्लस साथ में क्या रिलीज हुआ है, एक न्यूट्रॉन रिलीज हुआ है। और इस पूरे उसके अंदर मेरी एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, एनर्जी ऑलमोस्ट इसके अंदर रिलीज हुई है 17.6 MeV के लगभग, है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गई, इसकी एनर्जी मिल गई। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट केस। और इसके अंदर एक केस क्या हो सकता है, जब इन दोनों को इंटरेक्ट कराए तो मुझे दो न्यूट्रॉन मिल जाए और उसके साथ एक प्रोटॉन मिल जाए, और एक प्रोटॉन क्या हो जाए, ये इमिट कर दे, प्रोटॉन इमिट कर दे, यानी बेसिकली हाइड्रोजन को ये इमिट कर दे। तो अगेन रिएक्शन 2D मिले, 2H + 2H विल बी कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पर देखो प्रोटॉन क्या है, एक है, एक प्रोटॉन किसके अंदर होता है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के अंदर, यानी कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा, बट इसका जो एटॉमिक वेट है वो कितना रहेगा, 3, और यहाँ पर इसमें प्रोटॉन का संख्या कितनी हो जाएगी, 1। साथ में इमिट क्या किया है इसने, एक प्रोटॉन, है ना, या मैं लिख सकती हूँ प्रोटॉन लिखूँ या फिर 1H1 लिखूँ। इसके साथ में ये एनर्जी जो रिलीज करेगा वो करेगा 4 MeV की, है ना, 4 MeV की ये एनर्जी रिलीज करेगा। यानी कि यहाँ पर देखो बच्चों, ये मुझे एक और आइसोटॉप मिल गया, किसका, हाइड्रोजन का, इसे हम कहते हैं ट्राइटियम, है ना, ट्राइटियम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास में क्या होता है, 3 टोटल एटॉमिक वेट होता है इसका।
तो ये रिएक्शन तो हो गई मेरे पास में डी डी की रिएक्शन। और अगेन मैं एक और रिएक्शन करवा सकती हूँ, वो किस किस के बीच में हो सकती है, देखो बच्चों, वो रिएक्शन हो सकती है डी टी के बीच में, यानी कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के बीच में जो रिएक्शन होगी यहाँ से, तो देखो ट्राइटियम तो मुझे इस रिएक्शन में ही मिल जा रहा है, तो अगेन ये जो बनने वाला ट्राइटियम है वो अगेन किससे रिएक्ट कर लेगा, ड्यूटेरियम से रिएक्ट कर लेगा। अगेन क्यों वो ड्यूटेरियम से रिएक्ट करेगा तो किस टाइप की इक्वेशन मेरे पास में आएगी, देखो ड्यूटेरियम के पास में क्या है, एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। यहाँ पर मेरे पास में क्या है, दो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। सॉरी, यहाँ पर प्रोटॉन दो नहीं हो सकते, सिंस ये क्या हाइड्रोजन का आइसोटोप है, प्रोटॉन तो यहाँ पर एक ही रहेगा, उसके साथ में क्या आ जाएंगे मेरे पास में, दो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो जब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो मेरे पास में क्या कंडीशन बनेगी इसके अंदर, यहाँ पर मुझे दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिल जाएंगे और रिलीज क्या होगा मेरा, एक न्यूट्रॉन रिलीज होगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से इसकी रिएक्शन बनेगी। सिंस देखो प्रोडक्ट में मुझे क्या मिला, देखो मैं इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों लिखती हूँ। तो रिएक्टेंट में तो मेरे पास में क्या है, एक डी है, डी बोले तो 2H, और उसके बाद में एक T है यानी कि 3H। जब ये रिएक्ट करेंगे तो देखो मुझे दो प्रोटोनों वाला क्या मिला है, एक न्यूक्लियस मिला है, यानी कि वो न्यूक्लियस किसका है, हीलियम का है, और टोटल उसका एटॉमिक वेट कितना आ रहा है मेरे पास में 4। तो यानी पूरा मुझे क्या मिल गया, एक हीलियम का न्यूक्लियस मिल गया, उसी के साथ में एक न्यूट्रॉन रिलीज हुआ है, और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई है वो 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के संगत क्या हुई है मेरी, इसकी एनर्जी रिलीज हुई है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो मैंने आपको 17.6 लिखवा दिया था, यहाँ पर इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये एनर्जी जो रहती है 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर रहती है, ना कि 17.6 जो एनर्जी मिलती है वो तब मिलती है जब मुझे हीलियम का क्या मिलता है, प्रॉपर एक न्यूक्लियस मिलता है। यहाँ पर हीलियम का क्या मिला है मुझे, बेसिकली एक आइसोटोप मिला है जिसके अंदर दो न्यूट्रॉन की जगह सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन था। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, इसके सॉल्यूशन के अंदर नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया है वो पूरी होती है। देखो बच्चों, इसके अंदर मुझे एनर्जी कितनी मिल रही है, यहाँ पर 17.6 मिल रही है। अब ये किस केस के अंदर हो गया, जब मैंने क्या किया, डी और टी को रिएक्ट करवाया है। अब देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं, इन दोनों इक्वेशंस को देखो अगर कंबाइन कर दूं तो मेरे पास में फाइनल इक्वेशन आएगी, वो क्या आएगी, देखो यहां पर मुझे 2H और 2H 3H यहां पर मिल रहा है, सॉरी 2H मुझे यहां से मिल रहा है। अब और यहां से ये जो 3H है ये यहां से कट डाउन हो जाएगा, एक में LHS के अंदर है और एक में किसमें, RHS के अंदर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कट डाउन हो जाएगा, विल बी कन्वर्टेड इनटू हीलियम का एक न्यूक्लियस मिलेगा 4He2 प्लस यहाँ पर क्या मिला मुझे, एक न्यूट्रॉन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे इमिट हो रहे हैं, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन इमिट हो रहे हैं। तो इसको मैं लिख देती हूँ 1 न्यूट्रॉन एंड 1H1। उसके साथ में अब एनर्जी का मैं टोटल करूँ 17.6 और 4 MeV, तो टोटल मुझे कितनी एनर्जी मिल रही है, 21.6 MeV की एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है। टोटल ये किसकी रिएक्शन है, नाभिकीय संलयन की, या फिर मैं कहूँ तो न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन है। तो यहाँ पर मुझे इतनी एनर्जी मिलती है। ये अपने को दिखने में क्या लग रही है, नाभिकीय विखंडन में जो एनर्जी थी वो कितनी मिलती थी हमको, ऑलमोस्ट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती थी, उससे काफी कम लग रही है। लेकिन एक्चुअली ये जो एनर्जी है बच्चों, ये किस में निकली है, प्रति किलोग्राम में निकली, यानी 1 किलोग्राम में इतनी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो हमको ये देखना है कि टोटल ये जो 3D का हमने रिएक्शन करवाया है उसमें कितने किलोग्राम हमारा ड्यूटेरियम यूज हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो एनर्जी है वो नाभिकीय विखंडन से ज्यादा है या कम है। तो ये इस एनर्जी का कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।